दोस्तों, सौभाग्य से आज एक बार फिर हमारे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल हैं, जो कि देश के प्रतिरक्षा विशेषज्ञों में शीर्ष स्थान रखते हैं और साथ-साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी उनकी गहरी पकड़ है। जनरल साहब, स्वागत है आपका नई परख के मंच पर एक बार फिर। अभय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी। आप बहुत अ, सीनियर पत्रकार हैं, आपकी अपनी रिसर्च है और आप सम्मान देते हैं तो अच्छा लगता है। जी। हिंदी के हिंदी के सबसे ज़्यादा बिकने वाले, छपने वाले और बिकने वाले अखबारों में से एक है दैनिक भास्कर। मेरे ख्याल से एक क्या, सबसे ज़्यादा बिकता है। करोड़ों में इसकी पाठक संख्या है। उसके पहले पन्ने पे आज एक कार्टून छपा है, दैनिक भास्कर के। उसमें ये है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, हमने ईरान का सब कुछ नष्ट कर दिया। तो उनके पीछे खड़ा हुआ उनका एक अफसर पूछ रहा है, फिर उधर से जो धमाके हो रहे हैं वो क्या एआई जनरेटेड है? तो ये जो कार्टून है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के की दावेदारियों के ऊपर एक सटीक टिप्पणी है, या कुछ ऐसे ही कुछ छींटाकशी कर दी गई है? डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारियों में कुछ दम भी है? जी। देखिए दावेदारियों में एक बात तो मानिए कि कुछ दम तो है। ऐसा हम्म, नहीं है कि भई ईरान का नुकसान नहीं हुआ। ईरान का हम्म, बहुत भारी नुकसान हुआ, बहुत भारी विनाश हुआ। हम्म, ईरान की काफ़ी तबाही हुई। हम्म, लेकिन लेकिन ये बा हमें इस बात का भी ध्यान में रखना पड़ेगा और ईरान की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि भई हम्म, ईरान खड़ा हुआ है और ईरान उसके बावजूद भी व काउंटर अटैक किए जा रहा है और जितना ईरान पे अटैक होता है उसका उसका ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30% वो वापस इज़राइल पे अटैक करता है और कुछ ऐसे अमेरिकन ठिकानों पे अटैक करता है, हम्म, जिनकी दुनिया भर में न्यूज़ बनती है और खासकर कुछ ऐसी सेंसिटिव्स को प्रेस करता है दुनिया की, जिससे हम्म, दुनिया परेशान हो जाती है। चाहे हॉर्मूज़ कह लो, चाहे उसका जो हम्म, हॉर्मूज़ में किया है उसने, चाहे उसने जो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जहाँ भी उसने स्ट्राइक्स किए हैं, जैसे हम्म, शुरू में अगर आपने देखा कि उसने हर बंदरगाह पर जहाँ से भी ऑयल एक्सपोर्ट होता था, फुजेरा पे भी अटैक किया ऑयल्स पे। तो उसने ऐसी नब्ज़ें दबाई हैं जिससे दुनिया को दर्द होता है। तो वो उसकी काबिलियत है और उसी काबिलियत का शायद ये स्टार है कि ये जो कार्टूनिस्ट है उसने उसी काबिलियत को जो है सराहा है और हम्म। डोनाल्ड ट्रंप की उसी काबिलियत को शायद की चिंता का विषय है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उसके जो सलाहकार हैं और उसके जो मैं समझता हूँ जो जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं एक सोच होगी कि भाई आफ्टर 4 वीक्स 5 वीक्स ऑफ हैवी बम्बार्डमेंट हम्म। अगर ईरान काउंटर अटैक कर रहा है और ईरान मतलब आपकी आपको मतलब आपके जो भी आपकी स्ट्रैटेजी थी अगर उसको उसमें रोड़ा बना हुआ है तो एक चिंता का विषय है। देखिए, एक मुद्दा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हमने फलानी लड़ाई इतने साल, इतने दिन, इतने घंटे लड़ी, हमने वियतनाम की लड़ाई इस तरह लड़ी, हमने इराक की लड़ाई इस तरह लड़ी और हर जगह हम इतने साल में जीते। अच्छा, मैं कोई फौजी इतिहास का अध्येता तो स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अखबार नवीसी करने के नाते मैं ये जानता हूँ कि वियतनाम में अमेरिका जीता नहीं था, बल्कि हार के वहां से वापस आया था। अफगानिस्तान में अमेरिका जीता नहीं था, बल्कि हार के वहां से वापस आया था। इसी तरीके से दूसरी जगहों पे भी अमेरिका जीता नहीं है। लंबी-लंबी लड़ाइयों में अमेरिका हार के वापस आया। वियतनाम में तो उसके 60,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। हालाँकि उन्होंने 10 लाख वियतनामी सैनिकों को मारा, लेकिन उनके द 60,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। अब सवाल ये है कि ये जो अमेरिका की दावेदारी है कि दुनिया इतिहास कुछ भी कहता रहे, वो लगातार यही कहता रहेगा कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और ईरान में भी अ, स्थिति ये है कि अ, ठीक है, अमेरिका ने बम्बार्डमेंट करके कल ही एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका पुल भी उड़ा दिया और भी उनके सारा नेतृत्व खत्म कर दिया, लेकिन जीत तो अमेरिका से कोसों दूर है। अभय जी देखिए जो आधुनिक लड़ाई है ना हम्म, उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जीत तो हम्म, कोसों दूर रहती है। हम्म, मतलब हर कंट्री जब लड़ाई लड़ती है तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर पाती है, कुछ नहीं हासिल कर पाती। हम्म, आखिर 1962 में चाइना ने भी हमें बिल्कुल सरप्राइज कर दिया था। हम्म, बिल्कुल मतलब सरप्राइज कर दिया था और हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे और जो हम्म, चाइना के मेन एम होंगे शायद वो भी फेल हुआ। हम्म, लेकिन अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस को मिलिट्री को आपको एक बात तो देना पड़ेगा। देखिए सेकेंड हम्म, वर्ल्ड वॉर के बाद अगर किसी कंट्री ने हम्म, इतनी इतनी लड़ाई लड़ी है और इतना इतना नुकसान झेला है उसके बावजूद भी
देखिए अफगानिस्तान में कुछ भी कहिए साहब, एक टाइम था अफगानिस्तान पूरा का पूरा उग्रवाद था, अलकायदा था, हमारे यहाँ भी लोग सफर कर रहे थे, हम भी तो सफर कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहा था वो तो कहीं ना कहीं उसने कुछ तो हासिल किया, ऐसा नहीं कह सकते। इराक में भी इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिर इराक में भी कुछ तो सेम्बलेंस है। देखिए सीरिया में कुछ, चाहे बेशक एक टेररिस्ट के हेड को लाके वापस बिठाया, लेकिन देयर इज मेथड इन मैडनेस, मेरा मानना ये है कि उसमें काबिलियत है नुकसान करने की और झेलने की। इतनी जितनी कैजुअलिटीज उन्होंने झेली हैं अफगानिस्तान में, और हम सब कहते रहते हैं कि वहाँ ह्यूमन लाइफ की बहुत वैल्यू है, बॉडी बैग से पूरा देश डर जाता है और पूरे देश में हाहाकार मचती है, और वो तो उसका अफगानिस्तान से विड्रॉल जरूर थोड़ा सा मतलब अनप्लान कह लो या हॉट ऑन सरप्राइज कह लो, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि आईएसआई जो है उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। जो 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 उसके विड्रॉल में जो थी, और उसको उसके बाद रियलाइज हुआ कि इस इलाके में कुछ भी कहो, आईएसआई ने अपनी जड़ें इतनी गहरी कर रखी हैं कि कहीं ना कहीं उसके साथ चल के ही मतलब आप कुछ भी हासिल करोगे, तो नहीं तो वो डिस्ट्रप्शन रखेगा। तो ये बात तो उसके पास्ट की है, और उसने पास्ट क्यों रिवाइव किया, उसने क्यों अपने लोगों को याद दिलाया? इसका मतलब वो अपने लोगों को, वो जो पूरा का पूरा कल का जो भाषण था, डोमेस्टिक पॉपुलेशन को रीअश्योर करने के लिए था ना। डोमेस्टिक पॉपुलेशन में बहुत सी डिसेंशन है कि भाई ये जो मुद्दा है, एक नैरेटिव शिफ्ट हो गया। नैरेटिव आपने शुरू किया, इजराइल ने शुरू किया कि जो ईरान है वो एक ऐसा ऐसा भयंकर मतलब मुल्क है जो अमेरिका को खत्म करना चाहता है, न्यूक्लियर बनाएगा, तबाह करेगा, ईरान इजराइल को जमीन से करना चाहता है। आपने एक दानव दिखाया। अब धीरे धीरे लोगों को लगा वो तो दानव नहीं है, वो तो मजबूती से खड़ा है, और आप गलत हैं। जब आपकी वॉर इलीगल लगने लगी लोगों को और अनवांटेड लगने लगी और दुनिया में आपकी लड़ाई से हाहाकार मचने लगा, जब आपके साथियों ने कहा कि आप गलत कर रहे हो, तो उस गलत को किस तरह से परसेप्शन को मैनेज किया जाए। अपनी कंट्री में तो कम से कम मैनेज करे, दूसरी कंट्रीज का उसे असर नहीं पड़ता। तो परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए, और एक ये आश्वासन देने के लिए कि वी विल विन, अल्टीमेटली हम मार रहे हैं और मत जीतेंगे, और कुछ वक्त लगेगा, उनसे वक्त भी तो लिया है। तो मैं समझता हूँ कि लगता है ऐसे जैसे मतलब एक बगैर बात के बोले जा रहे हैं, पर उस बगैर बात के बोलने में एक तरफ वो कहीं ना कहीं माइंड गेम खेलते हैं ईरानियंस के साथ, माइंड गेम खेलते हैं गल्फ कंट्रीज के साथ कि आपको बेशक आपका नुकसान हुआ है, लेकिन आप मुझे छोड़कर चले गए तो और भी फंसोगे, जैसे उसने कल। और माइंड गेम खेलते हैं नाटो के साथ कि मानते हैं ये लड़ाई आपकी नहीं है और ये नाटो के चार्टर में नहीं है, लेकिन भाई अगर आपने अपनी इकोनॉमिक उसका ध्यान रखना है तो जाके खुलवा लो हरमुज। वो माइंड गेम खेल रहे हैं सबके साथ, और कहीं इस माइंड गेम से आपने, और इसी माइंड गेम के जरिए देखिए एक आदमी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हारता है, अपनी पार्लियामेंट पे अटैक कर देते हैं उसके साथ। 3 साल 4 साल वो अपनी इंटरनल लॉ एजेंसी से स्ट्रगल करता है, उसके बाद इतने भावुक जीतते हैं। तो कहीं मास्टर हो गया ना, माइंड गेम्स का कहीं मास्टर हो गया। उसके पास एक तबका है अमेरिका में जो शायद चाहता है ऐसी चीजें हो। तो ये उसके, अगर ईरान को डर है कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी तो चिंता है कि मेरा वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मैं सिकुड़ जाऊंगा अकेला, इतनी दूर बैठ के तो अमेरिका कुछ भी नहीं है। अमेरिका सब कुछ है जब तक अमेरिका जो है दुनिया के अंदर इसका। तो ये अभय जी, ये बड़ी मतलब इस समय लड़ाई में ये कह देना कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कुछ किया है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट और अधूरा है, और जो परसेप्शन है कि ईरान हावी है और ईरान जो है जीत की तरफ बढ़ रहा है, इस अभी तक ऐसी रियलिटी ग्राउंड सिचुएशन नहीं है। और ये उन्होंने अपने लोगों को बताया कि हम जीत रहे हैं, और दुनिया को भी बताया कि हम जो है वॉर ऑब्जेक्टिव्स जब नहीं बताते ना, तो इसका मतलब हिडन एजेंडा कुछ और भी है ना। तो हिडन एजेंडा अगर आज खोल के दे दे दुनिया को, तो फिर तो बात बनेगी नहीं। तो एक हिडन एजेंडा है जो कि एक्चुअल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, जो कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, और मेरा मानना तो बहुत दिन से है कि वो हिडन एजेंडा है टू मार्जिनलाइज चाइना, आइसोलेट रशिया, and also let growing economies not to drift from dollar economy, डॉलर डोमिनेंस, trade, right? जैसे बहुत से लोग यहाँ से अब सऊदी अरेबिया भी कह रहा था कि जैसे ईरान ने युआन में स्टार्ट कर दिया था चाइनीज के साथ, कल सऊदी अरेबिया करता, कल हम लोग किसी तरह की ऐसे करते। जो ये इकोनॉमीज हैं, उभरती इकोनॉमीज हैं जो डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ रही हैं, इनको भी एक मैसेजिंग है, ऐसा नहीं है।
कि भाई नहीं, और इससे वो पूरा सिकुड़ जाए और ऐसे मार खा के चला जाए, तो फिर वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। फिर तो मेरे ख्याल में फिर तो बिल्कुल ही अमेरिका ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप छोड़ो, सही बात है। अमेरिका के अमेरिका पूरे कोई स्ट्रैटेजिस्ट ही नहीं है। अमेरिका का विश्व प्रभुत्व है पूरी तरीके से घायल हो जाएगा, आहत हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और चाइना डोमिनेट करेगा साहब। हम तो बिल्कुल भी, मैं तो उसके भी बिल्कुल हक में नहीं नहीं, कि बिल्कुल चाइना हॉर्मुज स्ट्रेट पे और ईरानियंस और चाइनीज अगर कल टैक्स लगाते हैं साहब, कौन सी दुनिया में जा रहे हो? ये तो गल्फ कंट्रीज और ईरान को सोचना पड़ेगा। और अगर इजराइल की ख्वाहिश पूरी करोगे कि भाई दोनों एक दूसरे की रिसोर्सेज खत्म कर दे, तो आप तो फिर यहाँ पे डेजर्ट था साहब, डेजर्ट में फिर ऊंट पाल लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास यही एक मेन सोर्स है जो जिससे आपके यहाँ प्रॉस्पेरिटी आई है, ट्रेड आया है, दुनिया आपके यहाँ, आप दुनिया का अट्रैक्शन बने हो इस तेल से। और अगर इस तेल एक दूसरे को, और इसीलिए शायद अदर गल्फ कंट्रीज जो है वो अभी तक इसमें किसी किस्म का एग्रेसिव या ऑफेंसिव पार्ट नहीं ले रहे। अच्छा, ये तो बात आपकी सही है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि टक्कर दे रहा है ईरान। ईरान खत्म नहीं हुआ, उसका प्रतिरोध जो है वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, और अमेरिका ने ईरान को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है, और उस नुकसान की हम लोग कई बार चर्चा कर भी चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक फायदा ईरान को इस युद्ध से बहुत ही ठोस हुआ है फायदा, और अमेरिका उस फायदे को ईरान को होने से रोक नहीं पाया। वो फायदा ये है कि ईरान ने सबसे पहले सोचा भी नहीं था कि एक दिन होर्मुज जो है वो उसके कब्जे में चला जाएगा, और दुनिया के 35 देश मिलकर ये कहेंगे, बड़े बड़े देश, ब्रिटेन और फ्रांस भी इसमें शामिल हैं, वो कहेंगे कि होर्मुज को फौज के जरिए हम ईरान के शिकंजे से नहीं छुड़वा सकते, इसलिए बातचीत के जरिए करेंगे। और ईरान को ऐसा, आज की तारीख में ये जो हो रहा है, भारत के विदेश सचिव ने भी ऑनलाइन उस मीटिंग में भाग लिया है जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बुलाई थी। चीन ने भी उसको समर्थन दिया है, उसको फ्रांस ने भी समर्थन दिया है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है, अभी ये मैं बहुत जल्दी, हो सकता है जल्दबाजी में कह रहा हूं, ऐसा लगता है कि सब देश इस बात पे मान जाएं कि होर्मुज के उस खास इलाके में जहां पे उसने अपनी नाकेबंदी कर दी है, सुरंगों के जरिए और मिसाइलों के जरिए नाकेबंदी कर दी है, वहां पर उस जगह पे ईरान के प्रभुत्व को, भले ही बाद में वो प्रभुत्व तोड़ दिया जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ईरान के प्रभुत्व को ये 35 देश मिलकर स्वीकार कर लेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ईरान को एक डिप्लोमेटिक ईरान की विक्ट्री ज्यादा है मिलिट्री से ज्यादा। देखिए बात सुनिए, आप एक तो कह देना कि भाई मिलिट्री पावर यूज नहीं करेंगे, और भाई बिकॉज ईरान वहां पे बहुत स्ट्रांग है, और ईरान के सोच लेना कि भाई तू यहाँ पे बिकॉज ऑफ योर मिलिट्री पावर लोग नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ ईरान की भी सोच ठीक नहीं होगी। ये कंट्रीज सब वो कंट्रीज हैं जो रियलाइज करनी है कि इस स्टेट के चारों तरफ इर्द गिर्द गल्फ के अंदर 100 से ज्यादा शिप्स हैं, और सबकी शिप्स है, और कॉमर्शियल शिप्स है, अनआर्म्ड शिप्स है, ट्रेड ओरिएंटेड शिप्स है, ऑयल भी होगा इनमें साहब। यहाँ लड़ाई का मतलब आप तबाही समझते हो? ये कंट्रीज लड़ाई का मतलब, हॉर्मुज स्ट्रेट को फोर्स से लेने का मतलब तबाही, ओमान की तबाही, कहीं कहीं छोटी छोटी तो ये एमिरेट्स हैं। जब अगर लड़ाई, ये कंट्रीज अगर कल कोई भी फोर्स यूज करते हैं, तो उसमें ईरान की रेजिस्टेंस से ज्यादा जो कोलेटरल डैमेज है, लोग उससे घबराते हैं ना सर। बिल्कुल, कोलेटरल डैमेज, तो कोलेटरल डैमेज को तो ये अब एक नेगोशिएटेड वे चाह रहे हैं, उसकी प्रभु सत्ता और उसकी यानी कि वो कंट्रोल करेगा, कोशिश होगी उसको रियलाइज कराने की। ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स की इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, उसके तहत ये गवर्न है। 12 नॉटिकल माइल्स आपका है, लेकिन जो चैनल है, जो ओमान के चैनल है, ऐसे तो एक साइड से ओमान कर दे, एक साइड से ओमान कर दे, तो ऑटोमेटिकली बंद है, और उतनी तो उसकी विड्थ भी नहीं है। तो ये एक दुनिया में जो अब तक चला आ रहा है, इसको कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली ईरान जो है तो रेलिवेंट हो गया। मतलब जहां काफी कंट्रीज ने उसकी एम्बेसीज बंद कर रखी थी, वहां एम्बेसीज नहीं थी, उसको टेररिस्ट कहे जा रहे थे, उसको पूरी की पूरी उसको क्रिटिसाइज करते थे, उसको रिलीजियस वो बोलते थे, फंडामेंटलिस्ट बोलते थे, कहीं ना कहीं उसकी रेलिवेंस आ गई डिप्लोमेटिकली की बात तो कर रहे हैं। मतलब उसने अपने आप को इससे रेलिवेंट कर दिया, और इस रेलिवेंस के जरिए उसने परसेप्शन चेंज की कि भी मैं तो विक्टिम हूं, मतलब मेरे पे तो अनलॉफुल, वही एक मुद्दा वही है, सबसे बड़ा मुद्दा वही है।
कि पूरी की पूरी इजराइल का जो इतने सालों का खेल है कि भाई मेरे अस्तित्व को खतरा है और भाई मुझे मारेगा ईरान। ईरान ने कभी, इससे पहले ईरान ने कभी कोई मिसाइल किसी पे दागी? आप लोग सब पत्रकार हो, बताइए, कोई न्यूज़ बिल्कुल। हो। जो पिछले जून में जब तक इजराइल ने अटैक नहीं किया, उससे पहले ईरान ने किसी पे मिसाइल नहीं मारी। ये जी। मिसाइल प्रोग्राम तो उसके पास था। ये जो इतने काबिल ड्रोन्स हैं, ये पहले भी थे उसके पास। हाँ। उसने किसी पे ड्रोन्स नहीं उड़ाए जब तक उस पे अटैक नहीं हुआ। तो जो उसको एक रूप दे रखा था, उसमें कहीं न कहीं मैं समझता हूँ एक उसमें उसको सक्सेस मिली, मेरा मानना है। नहीं, नहीं, आप बहुत अच्छा विश्लेषण किया। अब कुछ तथ्य प्रकाशित हुए हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है, जो मैरीटाइम लॉ है, उसके मुताबिक किसी देश की ज़मीन से 22 किलोमीटर तक 12 नॉटिकल पानी। माइल्स। हाँ, हाँ, है जी। 12 नॉटिकल माइल्स। हाँ, उसको 22 किलोमीटर लिखा हुआ है इसके अंदर। हाँ, आप 12 नॉटिकल माइल्स कह रहे हैं, वहाँ तक उस देश की प्रभुसत्ता होती है, हाँ, पानी के ऊपर। और ईरान ने जिस जगह के ऊपर नाकेबंदी की है होर्मुज़ में अपने, वो ईरानी भूमि से केवल 5 किलोमीटर दूर है। हाँ, हाँ, तो ईरान की संसद का और ईरान का दावा ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक भी ये हमारी सॉवरेनिटी में ये इलाका आता है और इस इलाके को हम ही मैनेज करेंगे। हमारा अधिकार इसके ऊपर स्वीकार किया जाना चाहिए और उसकी संसद ने ये प्रस्ताव भी पास कर दिया है। और ऐसा लगता है कि उनकी डिजाइन ये है कि उनकी बात मान ली जाए और उसके बाद वो 2,500 करोड़ रुपए की रोज की कमाई वहां पर टोल टैक्स के जरिए करें वहां पर। जी। साहब लीगली मेरे ख्याल में देखिए, अगर आप लीगली देखें, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखें तो बिल्कुल जायज़ बात है, वो कोई शक की बात नहीं, राइट। लेकिन आप एक चीज़ भी तो देखेंगे, साहब पनामा के थ्रू जा रही है पनामा कैनाल, उनकी तो ज़मीन थी ना। साहब सुएज़ कैनाल बिल्कुल इजिप्ट के बिल्कुल चीर के, उनकी तो बिल्कुल उसकी तो चीर के उसके बीच से निकली है। वो दोनों ये मानव मुद्दे निर्मित हैं, फिर है ये कुदरत का बनाया हुआ है। और कुदरत का बनाया, वो तो मानव के उसके फिर हाँ। ऐसे तो वो पूरा का पूरा बॉस्फोरस जो है वो पूरा का पूरा वो तो पूरा टर्की को डिवाइड कर रहा है। तो साहब इस किस्म की जो दुनिया के अंदर अगर इन चीजों से हाहाकार मचेगी तो बहुत ज्यादा हाहाकार मच जाएगी, राइट। कुछ नेचुरल पैसेजेस हैं जिनसे दुनिया का ट्रेड चल रहा है साहब, वो जब तक आर्म्ड नहीं है, अनआर्म्ड है, आपको आर्म्ड नहीं है, वो आपको कोई नुकसान नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ ईरान उस तरह इंटरनेशनल उसमें ये बिल्कुल उसका दावा गलत होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मंजूर नहीं होगा। और ऐसा ईरान शेर नहीं है कि भाई ये लगा दिया और चाइना और ये वो करके, ये तो फिर लड़ाई चलेगी। फिर अगर आपका फिर ऑल्टरनेटिव्स नहीं है ना, दुनिया कह रही है उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है अमेरिका के पास। भाई बगैर सोचे समझे अमेरिका यहाँ नहीं है। उसने अपने 4-5 जनरल भी सैक कर दिए। शायद उसकी लाइन में, थिंकिंग ऑफ लाइन में ना पढ़ते हो, शायद उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें उनका कुछ हो। कोई भी मतलब इस किस्म की चीज। और इमेजिन ये कंट्रीज 40 कंट्रीज अमेरिका के साथ मिलकर कहीं नहीं खोलना है तो फिर ईरान कहाँ जाएगा? फिर ईरान कहाँ जाएगा? बहुत ऑप्शन है साहब। आई मीन अगले 7 दिन 10 दिन के अंदर पूरे इतने हैवी बॉम्बर्स हैं अमेरिका के पास कि वो पूरा उसके पास एयर सुपीरियरिटी है, वो डालता रहेगा आपके। अब तेहरान को आइसोलेट कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है साहब, मतलब कि लाइनें, ये एक लड़ाई है जो नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। अमेरिका ने एक ऐसे सेंसिटिव एरिया में सर नहीं देना चाहिए था जो बड़ा डेलिकेट है। यहाँ बड़े छोटे छोटे युद्ध हुए ना, या ईरान इसराइल इराक का हुआ, इसराइल हर रोज किसी ना किसी के साथ उसका मुकदमा चलता रहता है, सीरिया डिस्टर्ब रहा, या ये सब एरिया में हुआ ना। लेकिन दुनिया की स्टेबिलिटी नहीं डिस्टर्ब हुई ना। इसमें एकदम से दुनिया के जो हवाई यातायात है जिसका एक केंद्र है, बिंदु है बिल्कुल, वो तो नहीं डिस्टर्ब हुए ना। इन ये एक दिन से 100 मतलब एक दिन से $40 तो ब्रेंट में ऑयल में नहीं, क्रूड का कभी भी प्राइस राइज गया ना। तो एकदम से सारी दुनिया में हाहाकार मची क्योंकि आपने बहुत सेंसिटिव एरिया को बहुत इनसेंसिटिवली और बहुत ही मतलब दादागिरी के हिसाब से आपने शुरू कर दिया। तो ये दादागिरी जो है अमेरिका की, ये दुनिया को भारी पड़ रही है। ये कहां तक सक्सेसफुल होगा, वापस नहीं जाएगा वो, लेकिन कहां कंप्रोमाइज निकला। मेरा मानना ये है कि ईरान को भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली अंदर से सोचना चाहिए
कि भाई किस तरह से इराक ना बन जाए, किस तरह से सीरिया ना बन जाए, किस तरह से ये ना हो, ये युद्ध खिंचता है। थोड़े दिन बाद तो देखिए अबे जी, दुनिया है, ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेती है। अगर 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 वो लोग भी तो हमने देखे ना दिल्ली के पास, जो कहते थे डीएनडी पे ये क्यों 20-40 रुपए हम देते हैं, जो कि थोड़ा लंबा घूम के आ जाते थे, घर से पहले निकल जाते थे। जो अपने पुराने जो यमुना पुल था, जो वहां आईटीओ वाला, उसी पे चले जाते थे। तो साहब दुनिया है, इसके पास बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लेगी ये ऑयल का। इमेजिन करो, मतलब पूरे की पूरी डाइवर्ट कर दें 2 महीने में, रादर देन वेस्टिंग देयर इकोनॉमी है, वो और रूट्स निकाल दें, तो ईरान बैठा रहो अपने तेल के साथ। दिक्कतें आएगी, इराक का ऑयल कहाँ से जाएगा, दिक्कतें आएगी, कुवैत का ऑयल कैसे, सऊदी अरेबिया खुद कर लेगा, यूएई कंप्लीट कैसे डाइवर्ट करेगा, बहुत सिस्टम है साहब। तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब लड़ाई बंद कर दो और फुजेरा के इस एरिया को पूरे को आप बना दो, पूरे के पूरे गल्फ उसकी पाइपलाइंस करके, तो क्या करोगे, आउटसाइड हॉर्मुज है और वहां स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस लगा दो, फिर कहाँ अटैक करेगा ईरान। तो ऐसा मतलब ऑल्टरनेटिव दुनिया ढूंढेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये चलेगा। तो इररेलेवेंट हो जाओ, अब देखना यूक्रेन और उसकी लड़ाई इररेलेवेंट हो रखी है ना। जो गैस थी रशिया की, और जो एनर्जी सोर्सेज थी रशिया से, जो ट्रेड था रशिया से यूरोपियंस के लिए, इतना इम्पोर्टेंट था जर्मनी के लिए। 36% उनका बायलेटरल ट्रेड था रशिया और अपना जर्मनी का, और दोनों, और इतने ऑयल और गैस, नेचुरल रिसोर्स, इतने ऑयल, इतनी गैस पे डिपेंडेंट था यूरोप। सब उन्होंने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया। लोग कह रहे थे यूरोप मर जाएगा, थोड़े दिन में हाहाकार मचेगी, सरकारें बदलेंगी, कुछ नहीं था, उन्होंने अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया। कीमती सही, ह्यूमन रेस है, तो ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेगी। तो ये इररिलेवेंट होने की बजाय आई थिंक ईरान को भी चाहिए कोई सोच समझ के कोई अपना पीसफुल रास्ता निकाले। तो इसका आपका कहना ये है, मैं नई परख के दर्शकों के लिए इसी का सार संकलन कर रहा हूं जो आपने कहा है, कि होर्मुज पर कंट्रोल करने के जरिए ईरान ने एक डिप्लोमेटिक प्रासंगिकता हासिल कर ली है, और उसे इसका इस्तेमाल होशियारी से करना चाहिए, ताकि वो कुछ अपने लिए कुछ गारंटियां प्राप्त कर सके। बिल्कुल, भाई हमारे ऊपर बार बार हमले नहीं होंगे, बिल्कुल, या हमको ज्यादा तंग नहीं किया जाएगा, हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी, वो इनका इस्तेमाल करे। और इस चक्कर में अगर वो पड़ गया कि हम इसको टोल टैक्स लगा के और इतनी हजारों करोड़ रुपए की कमाई करेंगे और इससे अपने खजाने भरेंगे या अपना नुकसान पूरा करेंगे, तो इससे अंततः फिर उसको उसके हाथ से ये डिप्लोमेटिक रेलेवेंस जो है, ये खत्म हो जाएगा, ये कूटनीतिक प्रासंगिकता है, ये भी निकल जाएगी उसमें। निकल जाएगी, बिल्कुल निकल। आई एम विद यू, बिल्कुल अभय जी, आपने बिल्कुल समझ कर दिया। जी जी, हाँ, बहुत ही अच्छा विश्लेषण है आपका। मैं आपकी सराहना, मैं हमेशा ही आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनता हूँ और सराहना करता हूँ, लेकिन आज तो आपने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया। अब एक और बात, हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। आपको क्या लगता है कि अंततः क्या उनका जो अमेरिका का जो हिडन एजेंडा है, अमेरिका उस हिडन एजेंडे के कुछ नजदीक पहुंचा है, या इस बार निशाना बिल्कुल चूक गया, फिर दोबारा फिर से उसे निशाना लगाना पड़ेगा? अभय जी देखिए, मैं बहुत ऐसी बात बोलूंगा जो शायद दुनिया में किसी को भी शायद पसंद आए। हाँ। 1 महीना अगर इनकी नेगोशिएशन चली है, तो अमेरिकन मास्टर हैं इस चीज के कि काफी लोग ईरान के अंदर कंप्रोमाइज हुए, वो मॉडरेट लीडरशिप है। रोड मैप उस मॉडरेट, मैं अक्यूज नहीं कर रहा उनके प्रेसिडेंट को, ईरान के प्रेसिडेंट साहब बहुत स्ट्रॉन्ग ईरानियन है, बहुत अच्छे ईरानियन है, बहुत मॉडरेट है, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। ऐसे उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है, उनके यहाँ एक लॉबी है जो प्रोबेबली एक वाया मीडिया मॉडरेट सिस्टम ईरान में खुद चाहती हो, मेरा मानना है। और उसको कहीं ना कहीं ग्रीन, वो क्या बोलते हैं, मतलब कोई ऐसा टोस्ट अमेरिका ने जरूर दिखाया होगा कि ये अगर हो जाता है तो फिर हम वी विल सपोर्ट यू, कोई आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं होंगी, कुछ नहीं होंगी, जॉइंटली वी विल डू। आखिर जॉइंटली अगर ये लोग करें, ओपेक और ईरान मिलके और अमेरिका मिलके, तो जॉइंटली तो ये कब कोई प्राइस रख सकते हैं। रशिया तो खुश होगा अगर ये कल परमानेंट $100 की बैरल कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो जो प्रिपरेशन थी ना, उसको सेटबैक, राइट, वो गई पीछे, राइट। और जो एलिमिनेट की टॉप लीडरशिप, और जो आपने वो, उससे कुछ यूनिफिकेशन आ गई,
यूनिफिकेट, और उससे कुछ सरकार लोकल अनपॉपुलर लीडर, थी, वो पॉपुलर हो गई, सरकार अनपॉपुलर हो गई, फिलहाल पॉपुलर है। मतलब सरकार तो ये प्रेसिडेंट और ये वगैरह ये काफी काफी पॉपुलर है जब ये वोट से जीता था, लेकिन जो जो कंट्रोल करते हैं ना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करते हैं, जो आयतुल्ला की जो सिस्टम है ना, जो जो बैकडोर सिस्टम है, जो समाज को कंट्रोल करता है, जो जो बड़े बड़े फैसले लेता है, जो जिसने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को जो फंड करता है उसको, वहां कुछ हार्डलाइनर्स हैं जो और भी हार्ड हो गए, उनको लग रहा है थंपिंग विक्ट्री। जब इस किस्म के लीडरशिप जो होती है ना, उसको थोड़ी विक्ट्री मिलती है तो उनके माइंड ब्लो अप कर जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत मिलिट्री लीडर्स थे जिनके माइंड ब्लो अप कर गए कि हम तो मॉस्को पहुंच गए, और हिटलर भी पागल हो गया, राइट। तो मतलब ये जो मिलिट्री लीडरशिप में जो जब ये स्टेज पे आ जाती है मिलिट्री लीडरशिप, जो आईआरजीसी है वो भी मिलिट्री लीडरशिप है ना, एक तरह से वो बिल्कुल ट्रेन, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, एवरीथिंग इज लाइक मिलिट्री। उसका जो कहीं ना कहीं जो जो उसकी जो ब्लोड अप ईगो है वो ईरान को हर्ट कर रही है, और ये बिलीव करने कर रही है कि अमेरिका ने कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन अमेरिका ने एक्चुअल में जो डिस्ट्रक्शन की है उसमें मुझे लगता है अपने 40 to 50% एम्स जो है वो काफी हद तक कर लिए होंगे, ऐसी बात नहीं है। डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है भाई, तो हवा में तो कर नहीं, अब तो सिविलियन टारगेट्स भी करने लग गए ताकि सिविल में पॉपुलेशन भी हाहाकार मचाए। तो मेडिकल फैसिलिटीज गई, इंफ्रास्ट्रक्चर गया, और आपकी लीडरशिप गई, और आपके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पे टारगेट हो रहा है। तो और कहीं कहीं आपके जितने जितने भी तीनों जो आपकी यूरेनियम एनरिचमेंट जो प्लांट्स थे, तीनों पे अटैक हो रहा है, तो डिस्ट्रक्शन हो रही है। कल छोड़ दो तो भी ईरान को मुझे नहीं लगता मतलब 2-3 साल में वो पूरे के पूरे इसको संभाल पाएगा, उसकी इकोनॉमी इसको संभाल पाएगी। ईरान ऑल्सो नीड्स ए आउटलेट जो बाद में रिपेयर कर ले, रेनोवेट कर ले, वो तभी हो सकता है जब और डिस्ट्रक्शन ना हो, और कुछ ईरान झुक जाए, कुछ अमेरिका अपना जो ऑब्जेक्टिव है चाइना को मार्जिनाइज करने का उसको थोड़ा डिले कर दे, और तरीके ढूंढे, राइट, और तरीके ढूंढे तो कहीं बात बन जाएगी मुझे लगता है, वरना लंबी चल सकती है, ऐसी बात नहीं। मतलब दोबारा वियतनाम और अफगानिस्तान जैसा नजारा सामने आ सकता है ना, नहीं तो कम से कम 6 महीने में ही, मैं कह रहा हूँ ये 4 महीने में ही दुनिया, ये ऐसी क्रिटिकल लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस इलाके की ऐसी है, 4 महीने बाद जो है वो मतलब अपने आप या तो इरेलीवेंट हो जाएगी, सब इरेलीवेंट हो जाएंगे, और या वॉर जो है वो लोग थक जाएंगे, राइट। तो ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल बिशंबर दयाल, फैंटेस्टिक एनालिसिस, बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण आपने किया, और बिल्कुल नई बात आपने रखी जो आमतौर पर न मुझे टीवी चैनलों पर सुनाई पड़ी, न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सुनाई पड़ी, और मुझे लगता है कि इससे नई परख के दर्शकों को काफी रोशनी मिलेगी। और घटनाक्रम तेजी से बदल ही रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हम लोग इस घटनाक्रम पर निगाह रखेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो एक बार फिर आपस में मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू।